गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की। तो पहले ये जानते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं। देखिए, इतिहास बहुत ही एक सरल सब्जेक्ट है। अगर इसको आप समझोगे तो इसे हमें बहुत आसानी से समझ में आता है। तो पहले हम इतिहास की परिभाषा जानते हैं। देखिए, इतिहास किसे कहते हैं। अतीत की घटनाओं का अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास की हमारी परिभाषा है कि अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। देखो, पढ़ने की दृष्टि से हम बात करें तो इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला काल है हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ये इतिहास का हमारा वह काल है जिसमें हमें किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिला। तो प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल है। इतिहास का वह काल जिसमें हमें किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिला, यानी हमें किसी प्रकार का कोई साक्षी ही नहीं मिला। तो वह काल कौन सा कहलाता है। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा काल है आदि ऐतिहासिक काल। ये इतिहास का वह काल है जिस काल में हमें लिखे हुए प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए। यानी जैसे मैं आपसे कहूँ ये क्या लिखा है, आप कहोगे सर ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि उस समय के हमें ऐसी लिपि के प्रमाण मिले जिसमें हमें उस लिपि को समझने में काफ़ी कठिनाई हुई, यानी किसी प्रकार से वो लिपि हमें समझ में नहीं आई। तो ये काल कौन सा है। आदि ऐतिहासिक काल। इसी प्रकार इतिहास का भाग 3 जिसे हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इतिहास का वह काल है जिसमें हमें लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं और उनको पढ़ने में हमें क्या मिली है, सफलता मिली। जैसे मैं कहूँ ये क्या लिखा है, आप कहोगे सर भारत लिखा है। इसका मतलब क्या है कि आप इस लिपि से परिचित हैं। तो इतिहास का कौन सा काल है, ऐतिहासिक काल है। और हमारे भारत की इतिहास की शुरुआत भी यहीं से होती है। जैसे मौर्य काल से पहले हमें कई प्रकार की लिपियाँ मिली। जैसे हमारी सिंधु घाटी की लिपि मिली, कीलाकार या सर्पाकार लिपि, लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। ऐसी सम्राट अशोक के में क्या मिले, अभिलेख मिले। सम्राट अशोक के क्या मिले, अभिलेख मिले, लेकिन इन अभिलेखों को हमें पढ़ने में क्या मिली, सफलता मिली। एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम है, जेम्स प्रिंसेप। और जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ा। कौन सी लिपि को, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ा। तो इतिहास का ये कौन सा काल है, ऐतिहासिक काल है। यानी हमें इतिहास के लिखे हुए क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। जैसे अभिलेख मिले, स्तंभ लेख मिले, सिक्के मिले, मनके मिले, बहुत सारी चीज़ें मिली। और इन अभिलेखों को पढ़ने में क्या मिली, सफलता मिली। तो इतिहास का कौन सा काल है, ऐतिहासिक काल। यानी पढ़ने की दृष्टि से हम बात करें तो इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं। पहला काल है प्रागैतिहासिक काल। ये इतिहास का वह काल है जिसमें हमें किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले। आदि ऐतिहासिक काल, ये इतिहास का वह काल है कि इसमें हमें साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ने में क्या नहीं मिली है, सफलता नहीं मिल पाई। तो उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल कौन सा है, ये इतिहास का वह काल है जिसमें हमें लिखे हुए प्रमाण मिले हैं, उनको हमें पढ़ने में क्या मिली है, सफलता मिली। जैसे भारत हैं और सम्राट अशोक के अभिलेख जिन्होंने जेम्स प्रिंसेप अंग्रेज अधिकारी ने 1837 में पढ़ा। तो इस प्रकार से हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। इसी प्रकार से अब हम इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो इतिहास को हमें जानने से पहले ये जानना चाहिए कि हमें विश्व इतिहास का जनक किसे कहते हैं। तो आज आइए जानते हैं कि विश्व इतिहास का जनक किसे कहते हैं। देखिए, तुम्हें पता है कि पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर विद्वान व्यक्ति थे वो कहाँ के थे, यूनान के थे। तो यूनान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस। क्या नाम है, हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने पूरी दुनिया का भ्रमण किया और पूरी दुनिया का भ्रमण करने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम है, हिस्टोरिका। लेकिन कई विद्वानों के अनुसार इस हिस्टोरिका पुस्तक को काल्पनिक माना जाता है, क्योंकि इस हिस्टोरिका पुस्तक के अंदर भारत का गलत तरीके से वर्णन किया गया है। यानी इसमें कल्पनाओं पर आधारित बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जिसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी विश्व इतिहास का जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं। किसे कहते हैं,
हेरोडोटस को कहते हैं। इसी प्रकार हमारे भारत इतिहास का जनक है, भारत इतिहास का जनक है, भारत इतिहास का जनक कहते हैं, वो कहते हैं हम वेद व्यास को। किसे कहते हैं? वेद व्यास को। और वेद व्यास ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है महाभारत। कौन सी पुस्तक लिखी? महाभारत। महाभारत को हम प्राचीन काल में जय संहिता कहते थे। क्या कहते थे? जय संहिता कहते थे। देखो महाभारत है, तुम्हें पता है कि महाभारत हमारे दिल्ली के आसपास के इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र एरिया के दो वंशों के बीच की लड़ाई का वर्णन किया गया है। जिस समय ये महाभारत लिखा गया था उस समय इसमें श्लोकों की संख्या लगभग 8000 के लगभग थी। कितनी थी? 8000 के लगभग थी। और महाभारत को एक प्रकार से गतिशील ग्रंथ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस समय इसमें 8000 श्लोक थे तो इसके 8000 श्लोकों के समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वी डी सावरकर। और वी डी सावरकर ने सन 1920 में इस महाभारत की जितनी भी कहानियाँ थी, महाभारत से जुड़ी जितनी भी सारी चीज़ें थी, उसका संकलन किया और एक पुस्तक लिखी। कौन सी? महाभारत। महाभारत मूल अपनी संस्कृत भाषा में थी, जो आज की आधुनिक संस्कृत भाषा नहीं है। आज की संस्कृत भाषा तो बिल्कुल सरल है, लेकिन ये मूल संस्कृत भाषा काफ़ी कठिन हुआ थी। तो वी डी सावरकर को इसे एकत्रित करने में, इसका संस्करण करने में, इसका एक प्रकार से कहें अलंकरण करने में लगभग 42 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का समय लगा? 42 वर्ष का समय लगा। ठीक है, तो इसे भारत इतिहास का जनक कहते हैं, वेद व्यास को कहते हैं। अब गूगल पर सर्च करो तो एक व्यक्ति और मिलता है। आपको पता है कि मौर्य काल में और मौर्य काल के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के समय तुम्हें पता है कि एक व्यक्ति था, अटैक किया था सिकंदर ने। सिकंदर यहाँ से चला गया तो उसका सेनापति रह गया था सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर की एक लड़की थी जिसका नाम था हेलेना, या इसको हम बोलते हैं कार्नेलिया। उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी घोड़े देकर के सेल्यूकस निकेटर को यहाँ से विदा कर दिया। और विदा करने के बाद तो फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक दरबारी कवि था जिसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या है? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका पुस्तक लिखी, जो हमारे भारत इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी कहती है। ये पुस्तक बताती है कि साहब उस समय भारत हमारा 7 जातियों में विभाजित था और मौर्य काल के पूरे वर्णन के बारे में हमें जानकारी देती है। मौर्य काल की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, मौर्य काल का समाज कैसा था, मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। इस प्रकार से हमें क्या देती है? जानकारी देती है। तो फादर्स ऑफ द हिस्ट्री भी मेगास्थनीज को भी माना जाता है, लेकिन वास्तव में देखा है तो भारत इतिहास का जनक है वो वेद व्यास को कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे राजस्थान का जनक है, उस राजस्थान के जनक या राजस्थान के पितामह कहें तो राजस्थान के पितामह थे एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस कर्नल जेम्स टोड को पश्चिमी राजस्थान की रियासतों का एजेंट बन के भेजा। अब तुम्हें पता है कि हमारा राजस्थान पहले राजस्थान राजपूताना के नाम से जाना जाता। तो प्राचीन काल से हमारे भारत के अंदर या राजस्थान के अंदर जितने भी विदेशी आए हैं तो उनकी खातर वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से की जाती थी। तो कर्नल जेम्स टोड हमारे राजस्थान में रहा, तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान काफ़ी पसंद आया और यहाँ से बुजुर्गों के बीच में रहने लगा। और बुजुर्गों से हमारे राजस्थान के राजाओं के बारे में उसको इंटरेस्ट आने लगा। तो उसने पूरे राजस्थान का क्या लिखा? इतिहास लिखा। और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये इसने पुस्तक लिखी जिस पुस्तक में पूरे राजस्थान का क्या किया है? इतिहास बताया गया है कि किस प्रकार से वंशावली, किस प्रकार से राजस्थान का उद्भव हुआ, कौन कौन से राजा थे, इस पूरा उल्लेख इसमें किया गया है। इन्होंने जब पूरी राजस्थान का भ्रमण किया तो राजस्थान के इतिहासकारों ने या इतिहास के विद्वानों ने इसको घोड़े वाला बाबा की उपाधि दे दी कि साहब पूरा भ्रमण किससे किया है? घोड़े से किया है, तो इसको घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज अधिकारी थे, टोपी पहनने का बड़ा शौक था, तो इसलिए इसे टोपी वाले बाबा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोपी वाले बाबा भी कहा जाता है। तो पता बेचारा ईस्ट इंडिया कंपनी में रह करते रियासत में जाता, बातचीत करता, काफ़ी परेशान हो जाता, तो खूब शराब पीता था, तो इसको शराबी बाबा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? शराबी बाबा भी कहा जाता है। इस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड को हम राजस्थान का पितामह कहते हैं, राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने राजस्थान के इतिहास की। देखो, पहले तो बात करते हैं कि राजस्थान का उद्भव किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा जियोग्राफी का एक सिद्धांत चलता है, आपने पढ़ा होगा, वैगनर महोदय का सिद्धांत। इसका सिद्धांत वैगनर का। तो राजस्थान के हम इतिहास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान का इतिहास